हेलो व्यूअर्स। मैं विनीत आप सबका स्वागत करता हूं क्विक टॉक शो में। क्विक टॉक शो में आज के टॉक का विषय है डिटेरियोरेटिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ डिटोरिएट हो रहा है, उसकी फंक्शनिंग में जो ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, और कैसे ये जो करंट रेजीम है इंडिया की, वो कैसे ये सारे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर कर रही हैं, उनके वर्किंग, उनकी फंक्शनिंग को किस तरह डोमिनेट कर रही है, हम इस पे आज विचार करेंगे। तो इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस रिपब्लिक ऑफ इंडिया। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ और तब से हमने एक रिपब्लिक इंडिया में हमने इंटर किया। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में इमर्ज किए थे, तो इम्पॉर्टेंट था कि हम कैसे अपने इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करें। तो उस समय चूँकि इलेक्शंस पहली बार कंडक्ट किए गए थे, तो इलेक्शन कमीशन का भी गठन हुआ। फिर हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री बन के हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हें मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट कहा जाता है। जो इंस्टीट्यूशंस जितने भी बने उस टाइम पे, वो सारे इंस्टीट्यूशंस मेकर वही थे, उनका ही ब्रेन चाइल्ड था। चाहे वो आप बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे आईआईटीज़ हो, एनआईटीज़ हो, एम्स हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो, उसके अलावा हमारे जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज़ थे, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा शेयर है, जो गवर्नमेंट एक्सचेकर में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन शेयर करता है। बट जैसे जैसे हम हमारी कंट्री ग्रो की, वैसे वैसे हमने देखा कि रिजीम का इंटरफेरेंस कैसे बढ़ते चला गया इन इंस्टीट्यूशंस में, और इन इंस्टीट्यूशंस के पास वैसी ऑटोनॉमी बची नहीं धीरे धीरे। आज स्थिति ये है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज स्टेट में काम कर रहे हैं। उनमें उस तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं देखी जाती है, उस तरह की डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हमें नहीं देखने को मिलती हैं। तो हम इसमें आज जिक्र करेंगे कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में। स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे कि कैसे वो फंक्शन कर रही है, और ये कैसे हमारे देश की डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने वाली ताकतें हैं, जो इन इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज़ करके उनसे काम लेना चाहती हैं, जो कि सरासर गलत है। किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो रिसेंटली हमने देखा कि 1 साल पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है, उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ इस गवर्नमेंट के द्वारा। पहले 3 मेंबर्स होते थे उस सिलेक्शन पैनल में, बट और एक उसमें गवर्नमेंट के साइड से होते थे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, जो काफ़ी न्यूट्रल होते थे अपने अप्रोच में। बट अब क्या है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन पैनल से हटा दिया गया है। 2 सत्ता पक्ष के लोग होते हैं और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा उसका पैनल का गठन कर दिया गया है कि हमेशा जो है वो जो गवर्नमेंट है उसके चहेते अधिकारी को वहाँ पे बनाया जाएगा, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के वोट का कोई, उनके डिसेंट का कोई मतलब रह नहीं जाता। रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की, उसमें भी यही देखा गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन का डिसेंट था उस इलेक्शन कमिश्नर्स को लेके, बट स्टिल हमें उन्हें बनाना पड़ा, क्योंकि 2 वोट्स सत्ता पक्ष के पास और कोई न्यूट्रल वोट करने वाला कोई बॉडी है नहीं वहाँ पे। इस तरह से हम देखेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ये भी एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट था। हमारे इंडियन सिटीजन्स को एक राइट मिला था कि हम गवर्नमेंट से हम कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारे पास सिटीजन्स के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन था। ये ट्रांसपेरेंसी को एम्पावर करने का, ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट करने का एक बहुत बड़ा टूल था। बट उसमें जो प्रोविजंस हैं, जो एस्टैब्लिश प्रोविजंस हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं हो रहा है। 30 डेज़ में रिस्पॉन्स चाहिए होता है, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे आईटी एप्लीकेशंस हैं जो 1 साल से और उससे भी ज़्यादा समय से पेंडिंग है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे भी ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी, उनकी इंडिपेंडेंस पे एक क्वेश्चन मार्क उठता है। तो ये चीज़ें देखी गई हैं। जहाँ तक लोग कहते हैं कि चूँकि हमारा एक कंट्री प्लूरलिस्टिक कंट्री है, बहुत सारा डाइवर्सिटी है, तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इतने डाइवर्स कंट्री में अगर डेमोक्रेसी हमारा स्ट्रांग नहीं होगा, तो गवर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों की राइट्स, उनके प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, कि बहुत तरह के डाइवर्स ग्रुप्स हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट्स होते हैं। तो इस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस को वीकेंड किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। ये मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है, और ये
ये जो टॉक है वो सबके लिए ओपन है, आप अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हैं, चूँकि डेमोक्रेसी में हमें राइट है चीज़ों को परसीव करना, उसके बेसिस पे अपने ओपिनियंस को रखना। जो मेरा लाइक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करें, इंस्टीट्यूशंस कैसे फंक्शन कर रहे हैं, उनमें क्या क्या बदलाव लाया जा रहा है, कैसे इंस्टीट्यूशंस भी लाइक वो अकाउंटेबल अपने गवर्नमेंट को लेके ज़्यादा है रादर दैन यहाँ के लोगों के प्रति। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा आप देखिए इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिनमें डिसइन्वेस्टमेंट देखा गया है। पिछले जब से ये सरकार आई है उन सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है। नो डाउट ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है, उनके अपने प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा इकोनॉमी भी तो बहुत बुरे स्टेट से गुजर रहा है। हमारी गोल्ड के प्राइसेस शोर अप कर रहे हैं, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारा लाइक इंडियन रुपी का वैल्यूएशन जो है वो धीरे धीरे काफ़ी वीक हो रहा है। आज ऑलमोस्ट $1 का कीमत 90 रुपीज़ तक पहुंच चुका है। तो ये काफ़ी लाइक अलार्मिंग स्टेज है हमारी करेंसी के लिए कि वो दिन पर दिन वीक होते जा रही है। प्लस हमारी जो स्टॉक मार्केट जो भी जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरह फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने कैपिटल्स को विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि हम लाइक कैसे इकॉनमी बना रहे हैं, हमारा लाइक लॉन्ग टर्म क्या प्लान है। हम 2047 तक एक विकसित भारत का कल्पना कर रहे हैं, तो हमारा ओरिएंटेशन, हमारे एक्शंस भी उसके अकॉर्डिंग अलाइन होने चाहिए। बट अभी वो दिखता नहीं है ऐसा। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को देखें या गवर्नमेंट का जो प्लान्स हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तो मुझे नहीं दिख रहा है। ग्रोथ पर्सपेक्टिव में भी अगर देखा जाए तो उस लेवल का ग्रोथ रेट है नहीं। हम 6.5 एवरेज हमारा ग्रोथ रेट रह रहा है, उसमें हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी नहीं है वर्तमान परिस्थिति में। बट देखते हैं आगे क्या होता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो किसी भी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं। डेमोक्रेसी का बैकबोन वहाँ की इंस्टीट्यूशंस होती हैं। नो डाउट हम बहुत बार ऐसा लोग कहते हैं कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है तो वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगा। बट हमारा कंट्री ऐसा है जो वेलफेयर स्टेट है, अभी भी बहुत इनइक्वालिटी है। तो एक इंक्लूसिव ग्रोथ की ज़रूरत है। इंक्लूसिव ग्रोथ तब होती है जब हमारे इंस्टीट्यूशंस मजबूत होंगे। हम चीज़ों को प्राइवेटाइज़ करेंगे, प्राइवेट हैंड्स में डालेंगे, सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल नहीं होंगे, उनके राइट्स का हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो फिर ये चीज़ें बहुत अलग ही लेवल पे चली जाएगी। तो इसलिए इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जो उनकी साख है उसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उनको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरे ओपिनियंस कि कैसे हमारे कंट्री में इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, उनके फंक्शनिंग पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि ऐसा लगता है कि वो सारे इंस्टीट्यूशंस भी कमिटेड इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं जो गवर्नमेंट के प्रति कमिटेड है, ना कि अपने ड्यूटीज़ के प्रति या सिटीजन्स के प्रति, ऐसा मुझे लगता है। तो ये था मेरा आज का ओपिनियन हमारे इंस्टीट्यूशंस के प्रति। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है आप स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, और हम डिस्कशन के लिए बिल्कुल ओपन हैं। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, हैव अ नाइस डे, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट session with a different topic. Thank you so much. Have a good day.